बच्चों गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? अरे बोलो भाई। अमित यस सर। आ रही है आवाज? चलो ठीक है। बेटा जरा कहाँ तक बता दिया था मैंने? आज लग रहा है इको कराना है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। ये बेटा स्लाइड आपकी है। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। हाँ बेटा फर्स्ट टाइम हो रही है। शाम को क्या था कि एक जगह जाना था, और लेट नाइट आपका बायो का वो है रैपिड फायर। इस वजह से कोई ऑप्शन नहीं मिला, और आपका बैच जो है एक टारगेट बना के मैं जुड़ा हूं। देखिए ये सारा हो गया, और हम लोगों को यहां से अब करना है, यहां से ये करना प्रेशर वेव। एक्चुअली बेटा प्रेशर वेव जो होती है ये आपकी प्योर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर वेव है ना, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये आप कह सकते हैं कि प्रेशर वेव का मतलब होता है, एक सिंपल सी बात होती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में चलती है, तो प्रेशर वेव में प्रेशर आपका वेरी करेगा। और याद रखिएगा प्रेशर वेव का डिस्प्लेसमेंट वेव के साथ π/2 का फेज डिफरेंस होता है। एक तो फेज डिफरेंस लर्न कर लीजिए आप लोग, π/2 का फेज डिफरेंस होता है बेटा। और दूसरी बात बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि प्रेशर वेव जो होता है आपका, तो ये जैसे ग्राफिकल बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफिकल तरीके से अगर हम बात करेंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रेशर वेव के लिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव है। यहाँ पे वाई को प्लॉट करेंगे और यहाँ पे हम प्रेशर को प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा साइन कर्व होता है। तो ये वाला जो पहला वाला ग्राफ होता है वो हमारा ये वाला होता है, और जो दूसरा वाला ग्राफ होता है हमारा प्रेशर वेव वाला, वो हमारा दूसरा वाला ग्राफ नीचे वाला। बेटा बात यहां पे आती है कि कंप्रेशन पे और रेयरफैक्शन पे जो प्रेशर वेरिएशन होता है, ये प्रेशर वेरिएशन आपका ये प्रेशर वेरिएशन आपका लिखा हुआ है, प्रेशर वेव इज 90 डिग्री यानी कि π/2 आउट ऑफ फेज विद द डिस्प्लेसमेंट वेव। और इस प्रेशर एम्पलीट्यूड में जहां पे हमारे पास याद रखिएगा जिस समय डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा उस समय, यानी कि हमारे रेयर फैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम आपको ये दिखाएं,
कुछ इस तरह से हम आपको साउंड के प्रोपेगेशन में मॉलिक्यूलर कंडीशन दिखा दें एयर के मीडियम की। तो साउंड के प्रोपेगेशन में मॉलिक्यूलर कंडीशन एयर के मीडियम की हमारी ये सिचुएशन है। तो दूसरी सिचुएशन आपकी ये वाली है। ये अलग अलग सिचुएशंस हमारी आ गई। इसका मतलब ये हमारा कंप्रेशन हो जाएगा और ये हमारा रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस सबसे कम है। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस सबसे कम है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, आप याद रखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वाला स्पेस सबसे कम है। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट सबसे कम और प्रेशर सबसे ज्यादा। तो प्रेशर हाई हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे कम हो जाएगा। रेयर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो प्रेशर आपका बेटा लो हो जाएगा और बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। साफ साफ जो बात मैंने समझाई है वही बात यहाँ लिखी है बेटा। अगर हम इको की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग साउंड जो हमारी जा रही है, ये वाली इंसिडेंट वेव हमारी जो जाएगी और ये हमारी ऑब्स्टिकल से लौट कर आएगी। तो कहा जाता है कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, 2 बार डी। तो हमारे पास जो साउंड या जो सोर्स या ऑब्जर्वर है वो यहीं पे है। तो अगर हम बात करें कि हम डी डिस्टेंस पर इसको दोबारा से जब साउंड वापस मिलेगी तो उसको कहते हैं मोमेंट्री इको। और मोमेंट्री जो इको होती है वो बेटा याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लौट कर आती है। इसका टाइम होता है 1/10 सेकेंड। तो अगर हम बात करें बेटा टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, जाने में कितना डी और आने में कितना डी, और ये कितना आ जाएगा वी। तो बेटा ये आ जाएगा T = 2D/V। अगर बेटा सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे टाइम रखेंगे 1/20 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × D। D का मतलब है क्या, D का मतलब है बेटा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें निकालना है कितनी दूरी पर ऑब्स्टिकल होना चाहिए और इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करके V हमें पता है 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिस्टेंस हमारी अप्रोक्स बेटा आ रही है और वो हमारी अप्रोक्स बेटा डिस्टेंस आ रही है आपकी करीब करीब 17 मीटर के आसपास। तो बेटा 17 मीटर के आसपास की जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस टू हियर, ये मिनिमम डिस्टेंस हमारी है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है, टू हियर इको। तो इको सुनने के लिए, रिफ्लेक्टिंग साउंड सुनने के लिए हमारी मिनिमम दूरी आती है। अच्छा बेटा अगली बात हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक होता है बेटा हार्मोनिक इकोज होती हैं। जैसे कई बार हम लोग हम लोग जो है ना, मतलब चीजों को, जैसे आपने इको डेवलप की, मतलब आपने साउंड डेवलप की, तो एक प्लेस पर पर्टिकुलर इंटरवल में साउंड रिपीट करती है। तो ह्यूमन ईयर जो होता है वो हमारी जितनी तेज साउंड चलती है उसमें 5 सिलेबिक पर सेकेंड केवल सेंसिबल है। मतलब 5 सिलेबिक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने हेलो और हाउ के बीच में 1 सिलेबिक गैप, ये 2, ये 3, ऐसे ही बेटा एक और हो जाए, एक और हो जाए, 5 सिलेबिक जो होते हैं ये हमारे आपके सेंसिबल होता है ह्यूमन ईयर पर सेकेंड। तो हम जैसे कभी न्यूज सुनते हैं बेटा, कभी आप लोगों ने देखा है कि नहीं, फटाफट 180 न्यूज 1 घंटे में, सुना है? यस सर। अरे न्यूज चैनल तो ऐसे ही आते हैं ना, फटाफट 180 न्यूज एक घंटे में, 200 अगला चैनल आया उसने कहा 280 न्यूज एक घंटे में। तो अब वो न्यूज क्या देते हैं, न्यूज क्या पता लगा जो है, मतलब न्यूज भी ऐसी ही फालतू टाइप की, पता लगा फलाने गांव में नेकराम की बकरी ने उसकी फसल खा ली। तो बेटा इस टाइप की न्यूज को इतनी तेजी से, भाई इतनी न्यूज है कहाँ पे आपके पास, और हर घंटे उनको चैनल चलाने के लिए न्यूज देनी है। तो बेटा उनके पास क्या होता है, रबिश, उनके पास गार्बेज होता है बेटा। वो क्या करते हैं, फटाफट बोलते हैं, और उनके पास होता है तेज बोलने वाले लोगों को अपॉइंट करते हैं, और वो इतनी तेज बोलते हैं, कई बार देखा होगा आपसे रिलेटेड जो न्यूज है, जैसे नीट के बारे में कुछ बताना है, कई बार तो उन्होंने बता दिया नीट के बारे में, तो फिर वो बाद में ब्रेन में गया। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने, सुना है? यस सर। या कई बार आपने सुना होगा कि वो तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, रेडियो में एफएम में आते हैं हमारे गाने, और उन्होंने कोई तंबाकू मसाले के उत्पाद का उन्होंने ऐड किया और बाद में उन्होंने धीरे से ये बोल दिया, लेकिन वो हमारे ब्रेन में जो
सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वो हमारी मैसेज पहुंचाते हैं, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारा कान जो होता है वो 5 सिलेबिक, 5 गैप, इतनी लाइन तो सुन सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा हमारा कान सुन नहीं सकता। ठीक है, आइए बेटा, इंटेंसिटी लेवल कैसे निकाला जाता है। एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो ये ऑब्स्टिकल हमारा, मान लीजिए ऑब्स्टिकल हमारा ये सोर्स है बेटा, और इसने साउंड भेजी, और साउंड आपकी यहां से रिफ्लेक्ट करके आई, और बंदा यहां पे है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और यहां से रिफ्लेक्शन होगा बेटा, ये ऑब्स्टिकल है, और साउंड आपकी यहां से लेके केवल इसको, यानी ये डिस्टेंस डी हो गई, और उसने कह दिया कि d/2d/3 पर आदमी खड़ा है। बताइए टाइम कितना लगेगा, साउंड की वेलोसिटी कितनी है v, टाइम टू हियर इको, केवल आप टाइम निकाल दीजिए। 1/10 सेकंड कहां के लिए टाइम था, जब हम वहीं पे होते हैं, यहां पे टाइम बदल जाएगा, यहां पे टाइम t1 क्या आएगा, d/v आएगा, और बेटा t2 क्या आएगा, टाइम 2d/3 और डिवाइडेड बाई v आएगा। बोलो बच्चों, दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम टू हियर इको t1 प्लस t2, और d/v कर देंगे, और प्लस 2d/3 भी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं बेटा ये आएगा 5/3 और d/v। बोलो बच्चों, डन। यस सर। आपको डिस्टेंस दी जाए, आपको प्लेस दिया जाए, आपको स्पीड दी जाए, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक सवाल आपको और कराते हैं नीचे, वो आपका है पहाड़ी वाला। पहले ये इंटेंसिटी लेवल बनाना सिखा देते हैं। साउंड लेवल का फॉर्मूला होता है बेटा 10 log बेस 10, यहां पे आता है इंटेंसिटी आई, और ये आता है आई नॉट। ये होती है वीक इंटेंसिटी, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है उसका वीकेस्ट पार्ट होता है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा जब हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारी जो साउंड लेवल की यूनिट आती है वो आती है डेसीबेल। एक होती है बेटा, ग्राहम बेल ने बताया था बेल साउंड के लिए, टेलीफोन का बोलो बेटा इन्वेंशन करने वाले थे, उनके ही नाम से हम लोग बेटा डेसीबेल यूज करते हैं। और डेसीबेल जो होता है बच्चों, ये बेल से छोटा होता है एक बड़ा, बताओ मीटर बड़ा होता है डेसी मीटर बड़ा होता सर मीटर बड़ा होता है। मीटर बड़ा होता है। गूगल में डालो, मीटर टू डेसीमीटर डालो, चलो जल्दी से, कौन बड़ा होता है, बोलो बेटा कौन बड़ा होता है, मीटर। मीटर। सोच लो, यस सर। सोच लिया। यस सर। आइए बेटा, तो तभी हम 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का वहां से जन्म कहां से आया, यहीं से आया। और बेटा जब भी हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है ना, जैसे कभी निकालना होता है, गिवन साउंड की इंटेंसिटी है ये वाली, एक रेडियो बज रहा है और रेडियो की इंटेंसिटी 10⁻, तो ये वाली आई है, और आपको साउंड लेवल निकालना है। तो साउंड लेवल निकालने के लिए इसका मतलब जानते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। साउंड लेवल निकालने के लिए, साउंड लेवल निकालने के लिए 10 log
और ये आ जाएगा आपके पास आई अपॉन आई नॉट और बेस 10 आ गया बेटा, ये 10 आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -4 दी गई है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगी, और आई नॉट कितना आ जाएगा 10 की पावर -12 आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा साउंड लेवल, ये आएगा 10 लॉग 10 की पावर आ जाएगी बेटा, हम जानते हैं 12 - 4 और बेस 10 आ जाएगा, तो बेटा साउंड लेवल हमारे पास आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 10, और आगे ध्यान रखिएगा पावर की पावर होने पे पावर पहले आ जाती है, 12 - 4 आ जाएगा, और बेस लॉग में क्या होगा, लॉग 10 बेस 10 पे क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो आगे ध्यान रखो साउंड लेवल हमारा जब भी आएगा बेटा 10 × 12 - 4 करेंगे। तो एक बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, साउंड लेवल जो होगा हमारा, साउंड लेवल आपका यहाँ पे 80 डेसिबल आ जाएगा, 80 डेसिबल आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसका शॉर्टकट क्या बचा देखो, साउंड लेवल 10 × डिफरेंस इन पावर। मान लीजिए आपने, या आप इसको ऐसे कर दो 12 माइनस गिवन पावर, मतलब आपने कह दिया 12 है और माइनस गिवन पावर, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ये 10 की पावर -4 दिया था, तो 12 - 4 करेंगे, अब यहां 2 बार माइनस नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए -6 दिया होता है तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 10 × 12 - 6 कर देते हैं। यानी कि डेसिबल में साउंड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। नीचे देखिएगा इन्होंने कहा है 40 डेसिबल का, इन्होंने कहा है साउंड लेवल होता है बेटा, तो अगर 40 डेसिबल का होता है साउंड लेवल, तो हमको ये फॉर्मूला पता है, लॉग होता है बेटा, और आई डिवाइडेड बाई आई नॉट होगा, और बेस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 40 कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पर लॉग हो जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी -12 आ जाएगी। तो बच्चों आप एक बात इसको बाद में भी रख सकते हैं आप, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, अब आपके पास कितना बचा 4 बचा, और आपके पास कितना आया लॉग आया, और बेटा आई अपॉन, अब एक बात समझिएगा यहाँ पे 10 जो है ना बेस, इसको जब हम लॉग हटाएंगे तो 10 हमारा बन जाएगा 10 की, बोलो बेस यहां रहेगा, और एक्सपोनेंट आपका कहां पे आ जाएगा, ये वाली जो है ना वैल्यू, ये यहां आ जाएगी, और बेटा ये आ जाएगा आई अपॉन 10 की पावर -12, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 की पावर -8 आ जाएगी। यानी कि हम लोग इस बात को समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली हम लोग जो है ना किसी भी कंडीशन में साउंड लेवल या साउंड लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आंसर आ गया बेटा, हमारे पास एक पर्सन वाला क्वेश्चन ये वाला दिया गया है, और इसमें कहा गया एक पर्सन बीचों बीच खड़ा है दो पहाड़ियों के बीच में, हिल 1 है और बेटा हिल 2 है, पहली पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी है। जब ये यहां से पहली इको सुनता है 1.5 सेकंड में और दूसरी इको सुनता है 2.5 सेकंड में, ब्रेन में डालने वाली बात यह है कि दोनों पहाड़ियों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। तो हमने कहा भाई यहां से वो एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये वाली साउंड यहाँ पे फायर करेगा गन, और यहां से लौट के यहां सुनाई पड़ेगी इसको। तो बताओ पहली वाली हिल से हमारी साउंड को सुनने का टाइम कितना हो जाएगा, t = 2x/v, 2x/v, मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी बेटा। अब बेटा इसमें आ जाते हैं y वाली में, तो यहां से साउंड जाएगी, ये आ जाएगा, इसको कहते हैं 2y/v, यानी कि 2y/v, और साउंड दोनों तरफ जाती बराबर वेलोसिटी से ही है। इसका मतलब हो गया कि टोटल, अगर पहली इको बेटा इसको मानेंगे हम, बहुत ध्यान से सुनना, और दूसरी इको इसको मानेंगे, हमें नहीं पता कौन सा छोटा टाइम है कौन सा बड़ा टाइम, हमने मान लिया कि t1 हमारा 1.5 सेकेंड है और t2 हमारा बेटा 2.5 सेकेंड, तो हमने बेटा इन दोनों को ऐड कर दिया,
तो 2x अपॉन v और 2y अपॉन v इक्वल टू आ गया 1.5 प्लस 1.5। यहां पे बेटा हमारा x अपॉन v आया और 2 आ गया, 2 टाइम्स हम इसको ऐड कर लेते हैं, या x 2 अपॉन v और x प्लस, और यही है दो पहाड़ी के बीच की दूरी, और ये 2.5 और ये मिलके 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? v की वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है, या x प्लस वाई निकालिए। तो हमारे पास x प्लस वाई आ रहा है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ v। v का मतलब कितना है? 332। कितना आ जाएगा? 664। तो हम लोग एक बात समझ जाएंगे कि दो पहाड़ियों के बीच की डिस्टेंस आ जाती है हमारी। अब इन्होंने एक अगली बात पूछी है, व्हेन विल ही हियर थर्ड इको। तीसरी इको कोई बताओ बेटा, समझाओ जरा, समझाइए। थर्ड वाली इको बताइए जल्दी से, तेज बोलो बेटा। जब सेकंड वाले हिल से रिफ्लेक्ट होगी तब। ना कितने समय के बाद। देखो यहां पे आदमी है, मान लो पहली वेव यहां से आती है 1.5 सेकंड के बाद, मान लीजिए, तो दूसरी वाली ये को हो जाएगी वो आपकी 2.5 के बाद, 4 सेकंड के बाद। नहीं पहले दूसरी वाली ये हो जाएगी। तो आपको पता है यहां से, ब्लैक कलर देखिएगा, यहां से जब ये वेव लौट रही होती है पहली वाली, तो जब पहली वेव आपकी यहां जाती है, पहली वेव, तो पहली वेव यहां से गई, यहां पे आ गई, और यहां से गई और यहां पे आ गई। ये टाइम आपका तीसरी वेव का हो गया, थर्ड इको का। तो ये जाना और ये आना तो हो गया 1.5, और बेटा ये जाना और ये आना हो गया 2.5। तो बेटा बताओ कि टोटल हमारी जो वेव होगी वो हमारी कितने देर के बाद वही वाली टकराएगी यहाँ पे? 4 सेकंड के। एग्री कर रहे हैं बच्चों? बताओ बेटा, एग्री कर रहे हैं? चार सेकंड क्लियर हो गया? बाय बाय टाइप कर दीजिए, समझ में अगर आ गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 4 सेकंड क्लियर हो गया बच्चों? चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कर ही लेंगे। अब तो आपको ये पूरा सारी बातें मैंने आपको, यहाँ पे एक चीज खत्म नहीं आई है, इसको कहते हैं क्वालिटी, क्वालिटी या टिम्बर। क्वालिटी या टिम्बर जो होता है बेटा, ये होता है कि अगर हमारी किसी भी तरह से फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, किसी भी तरह से बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और किसी भी तरह से हमारी बेटा साउंड में फ्रीक्वेंसी सेम हो बेटा, और किसी भी तरह से साउंड में हमारे पास बेटा एक काम और हो कि पिच भी सेम हो जाए और बेटा लाउडनेस भी सेम हो जाए। तो यानी कि वेव हमारी सेम एम्पलीट्यूड की है और वेव हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड भी है और सेम बेटा फ्रीक्वेंसी भी है। तो आप समझ लीजिए कि वेव का मतलब, एम्पलीट्यूड का मतलब जानते हैं? आपके पापा आए और आपके पापा ने बहुत तेजी से डांटा, तो बड़ी लाउड आवाज है। मम्मी आई, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ रहा था। बड़ी सॉफ्ट और बहुत, मम्मी की जो आवाज है वो पिच ज्यादा है, लाउडनेस कम है फीमेल वॉइस में। लेकिन अगर हम एक काम करें, पापा आए और पापा के साथ भैया आए, बड़े वाले भैया, तो पापा और बड़े वाले भाई की जो वॉइस है वो बेटा लगभग लगभग एक ही जैसी है। ऐसा होता है। तो ये मान लो एकदम से सिमिलर है, तो पापा के और बड़े वाले भाई के साथ फोन पे भी बात हो तो हम पहचान नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कौन बोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पे बात पकड़ में आ जाती है कि बोलने का जो तरीका होता है
मेथड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, हेलो कहने का स्टाइल होता है। तो जो ये स्टाइल होती है इसी को कहते हैं वेव फॉर्म। तो डिफरेंट यानी कि डिफरेंट शेप ऑफ वेव, बात कर रहे हैं शेप ऑफ वेव। तो हमारा जो क्वालिटी है वो हमारी शेप ऑफ वेव को बताती है। तो शेप ऑफ वेव यानी कि क्वालिटी तभी अलग होगी जब शेप अलग होगा। यानी कि हमारे म्यूजिक या ऑर्केस्ट्रा में डिफरेंट शेप के इंस्ट्रूमेंट जितने भी दिए गए हैं, सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं वो आपके तभी काम करते हैं, और जब प्ले करते हैं हम लोग तो उनका आनंद आता है, और कहीं मतलब एक बड़ी प्लेजेंट साउंड सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका जो शेप होता है बेटा वो अलग अलग होता है, उनके जो म्यूजिक होता है वो हमको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। तो हमें लगता है बच्चों ये काम कंप्लीट है, और आप लोगों का अभी आप लोग डाउट तो लगाए नहीं होंगे। नो सर। ओ सर। ये हम आपको भेज देते हैं। अरे ये आपके पास कंप्लीट जो है अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं जिस हिसाब से चल रही हैं। अच्छा एक मिनट, तूने बेटा भेजा है क्या? अच्छा एक सवाल आप लोग लगाओगे बेटा, एक आप लोग क्वेश्चन लगाओगे तो PYQ लगाएंगे तो आपको एक वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां से रिवर्बरेशन वाला। किसी बच्चे ने रिवर्बरेशन का क्वेश्चन सुना है? यस सर। यस सर। हाँ, रिवर्बरेशन का क्वेश्चन मिलेगा। अभी ये जरा शीट भेज दें तब आपको शेयर करके रिवर्बरेशन अगर आते हैं। SRB ऑनलाइन, ये SRB में तो आ गया बेटा, रैंकर में आ गया। देखो अब देखो कंटेंट इसके बाहर रहेंगी। अब आते हैं हम लोग आगे, इसके बाहर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कंटेंट का पूरा काम बेटा, ब्लैक वाली स्लाइड आ रही, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि इफ टाइम ऑफ रिवर्बरेशन टू हियर इको, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन टू हियर, नहीं इको मत लिखो, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन इन
a room is 1 second. Find a time of reverberation in another room. In another room, if dimensions of room are double. अगर डायमेंशन रूम की जो होगी वो आपकी डबल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो फंडा होता है इसका कि आपके पास कोई भी बड़ा रूम है, मान लीजिए रूम हमारा, जो है ये है, ऐसे केस में आप क्यूबिकल रूम लेते और क्यूबिकल रूम के ये ए है, ये ए है और ये है, तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, पहली बात तो रिवर्बरेशन का मतलब समझ लीजिए। जब कभी कोई रूम हमारा गूंजता है ना, हॉल जब आपका गूंजता है बेटा, तो वो हर तरफ दीवारों से शोर आता है। तो जब वो गूंजता है तो शोर आपका हर तरफ से आता है, वो टाइम है। मतलब आप अगर इको की बात करेंगे तो इको के लिए रिफ्लेक्टर एक है, सिंगल रिफ्लेक्शन है, और जब बात करेंगे आप किसकी, रिवर्बरेशन की, तो ये बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हुआ। अब बेटा एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो हमारा हुआ उसमें टाइम ऑफ रिवर्बरेशन हमारा वॉल्यूम और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आता है। वॉल्यूम ये होता है कमरे का, और सरफेस एरिया, मान लीजिए हम बात करते हैं क्यूबिकल रूम है, तो क्यूबिकल रूम में वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब और सरफेस एरिया आ जाएगा 6a²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बचेगा, यानी कि टाइम ऑफ रिवर्बरेशन आपका डायरेक्टली साइड की लेंथ के बराबर होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द साइड, और आपने उसको क्या कर दिया, डबल, तो टाइम भी डबल हो जाएगा। अगर ये डबल किया तो टाइम भी डबल हो गया, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से आ गई। बेटा अगली बात यहाँ पे है, थोड़ी सी बात हमें लिख के बतानी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर बेटा सुपरपोजिशन की बात करते हैं, इसके बाद वाला जो चैप्टर है, अच्छा एक काम करते हैं, ये देखिए बेटा स्लाइड आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है?
ये आपकी बेटा पूरे में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिख रहा है बच्चों? आइए यस सर। चलिए देखिए बेटा, ये सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव या मिक्सिंग ऑफ टू वेव कहा जाता है। मतलब एक मिनट, एक कल का टाइम मिलेगा तो कल आप ये काम करिएगा सारे बच्चे। मैं आपको डॉपलर इफेक्ट बता दूं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें समझने में ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, तो इनके क्वेश्चंस आप कल खत्म करो। तो सुपर पोजिशन हम लोग परसों वाली क्लास में शुरू करेंगे बच्चों, और कल आपको टाइम भी मिलने वाला है पेपर के बाद। देखिए समझने की कोशिश करिए सारे बच्चे। हमारे पास ये होता है बेटा कि किसी भी सोर्स की, दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करेंगे? बेटा ठीक है, इतना दिख रहा है? बताइए बच्चों, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। किसी भी सोर्स की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। मतलब हमने यहाँ पे एस लिखा, तो ये जो एस हमारा बाजा है, ये बाजा हमारा जो है ना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रहा है। और अगर हम ये कह दें कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, मतलब हमने रेडियो के साथ ये ऑब्जर्वर, पहले केस में हमने लिखा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो पहले केस में हमारा ऑब्जर्वर है रेस्ट पे। तो अगर ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है और सोर्स भी रेस्ट पर है, तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि इस केस में हमारा ऑब्जर्वर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, और इस केस में हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो दोनों ही केस में हमारे ऑब्जर्वर को ये दिखाया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रही है, यहाँ पे क्लियर करके दिखाया गया, ये फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रही है, नंबर ऑफ वेव बढ़ा दी गई। और यहां पे बताया गया है कि नंबर ऑफ वेव हमारी घट रही है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर आपका दूर की तरफ जा रहा है सोर्स से, और मतलब ऑब्जर्वर से सोर्स जो है वो हमारा दूर जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच का स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि ये जो फॉल एंड राइज हमें मिलता है, फॉल एंड राइज जो मिलता है हमको फ्रीक्वेंसी में, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस समय सुनाई ना पड़ के हमको सुनाई पड़ने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी नेचुरल से कम या ज्यादा होती है। कभी कभी कहा जाए जरा गेस करिए किसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी आपकी एन डैश ग्रेटर देन एन आ जाएगी, सुनाई पड़ने वाली फ्रीक्वेंसी, और इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी एन डैश इक्वल टू एन आ जाएगी, और इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी जब दूर जाएंगे तो ये हमारी एन से छोटी हो जाएगी। तो राइज एंड फॉल इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर
because of the relative motion between source and observer is called a Doppler effect in sound. डॉपलर इफेक्ट का बेसिक जो कारण होता है वो हमारा रिलेटिव मोशन होता है। बेटा बेसिक फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट का बनाया गया है कि हम लोगों ने यहाँ पे कार लिया है और कार की जो स्पीड है बेटा वो हमारी इधर दिखाई जा रही है। तो बच्चों जो कार की हमारी स्पीड है वो बेटा हमारी इधर दिखाई जा रही है, कार देखिए हमारी इधर जा रही है। और बच्चों जो हमारा ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर भी हमारा देखो इधर जा रहा है। तो दोनों की स्पीड हमारी, यानी कि ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अच्छा आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी साइन कन्वेंशन में कि सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ, सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ये वाली बात पक्की। अब जितनी भी वेलोसिटी हमारी इसके साथ अलोंग वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो सारी पॉजिटिव, और जितनी भी हमारी वेलोसिटी चाहे ऑब्जर्वर की हो चाहे सोर्स की हो वो सारी आपकी नेगेटिव, इसके ऑपोजिट होंगी, वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे फॉर्मूले में एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई पड़ती है एन डैश बराबर एन टाइम्स वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। मतलब v माइनस वीओ क्या है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड साउंड, और बेटा नीचे वाले में है सोर्स। तो हम लोग याद रखेंगे जो हमारा बेटा एन डैश होता है ना, एन डैश को कहा जाता है, एन डैश को कहा जाता है हमेशा एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी बड़ी भी हो सकती है एन से और छोटी भी हो सकती है एन से। अब नीचे जरा आ जाते, नीचे आ जाते, देखा टेम्परेरी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड of the sound source observed by observer when there is a relative motion is called Doppler effect. ऐसा फिनोमेना डॉपलर इफेक्ट कहता है। अच्छा साइन कन्वेंशन में मैंने अभी अभी बताया ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ साउंड लेते हैं सोर्स से ऑब्जर्वर, और दूसरा वाला पॉइंट है आपका दूसरा वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हमेशा सारी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ली जाएंगी, और सारी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन के ऑपोजिट होती हैं तो सब इनको हम नेगेटिव लेते हैं। बेटा अगर हम पहला केस मान के चलते हैं कि मान लीजिएगा हमारा फर्स्ट केस है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर हमारा एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो जरा देखिएगा, ये डायरेक्शन देखिएगा और ये डायरेक्शन देखिए, बताइए कौन सी वेलोसिटी हमारी इस फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में कौन सी वेलोसिटी माइनस हुई जा रही है, केवल वीओ वाली माइनस हो रही है, क्योंकि हमारी वीओ यानी ऑब्जर्वर वाला वो हमारा ऑपोजिट चल रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड से। मुझे लगता है ये बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से आ गई होगी। अगर हम एक काम करें बेटा कि अगर हम सोर्स एंड ऑब्जर्वर को आगे ले जाएं तो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन तो इसके साथ मिल गई लेकिन सोर्स ऑपोजिट हो गया, तो ऐसे केस में हम सोर्स वाली वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले। अगली बेटा बात आती है, अगर हम लोग कभी भी देखते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलने लगेगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। अच्छे से याद कर लीजिए। अगली बेटा बात, अगला केस तीसरा, थर्ड केस में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, थर्ड वाले केस में पढ़ते हैं कि जब सोर्स हमारा अप्रोचिंग टू ऑब्जर्वर है, मतलब अप्रोचिंग ऑब्जर्वर का मतलब हो गया कि आप ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले रहे हो, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स, इसका मतलब जानते हैं कि कार इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया, तो वीओ 0 कर दीजिए आप और केवल वीएस बचेगा। बोलो बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों बताइए केसेस समझ में आ रहे हैं? यस सर। और अगर हमने कह दिया कि सोर्स हमारा
अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो इसका मतलब हम दीवार से दूर जा रहे हैं, हम दीवार से अवे जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारा इसका मतलब है डेफिनेटली हम ये बात कह सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली हम ये बात कह सकते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां पे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। 1 मिनट का टाइम दीजिए बेटा। आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, तो हमें लगता है कि केस थर्ड क्लियर, और केस फोर्थ में हम अवे जा रहे हैं, यानी सोर्स हमारा अवे जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाली वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर रहती है, और वीएस नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग को साइन कन्वेंशन करना आ गया बच्चों। बच्चे ने लिखा है सोर्स ऑब्जर्वर किसी की भी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा हो तो बेटा डॉपलर इफेक्ट जो होता है ना बेटा, एक बात सुन लीजिए सारे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ साउंड से अगर ज्यादा हो जाती है, बच्चों जरा इसका आंसर दीजिए। और बच्चे, बिंदु ने टाइप किया है, क्या ऐसा हो सकता है, डॉपलर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बेटा बताओ, कोई जना बताओ जल्दी से। आपके घर में जो साउंड चल रही है और जो साउंड आपके घर में है, जो साउंड सुनाई पड़ती है, उससे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो हमारी बताइए डॉपलर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बच्चे सो गए सारे बच्चे? नहीं होगा उत्कर्ष, क्यों नहीं होगा? टाइप नहीं करो, नहीं पॉसिबल हो सकता है, ये ना कहो पॉसिबल नहीं है। डॉपलर इफेक्ट साउंड की वेलोसिटी ग्रेटर देन के लिए वैलिड नहीं है, ये बात ठीक है। ये ना कहो पॉसिबल नहीं है। हमारी जो सुपरसोनिक जेट प्लेन होते हैं बच्चों, सुपरसोनिक जेट प्लेन में एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, जल्दी से कोई बच्चा बताए। पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया 332 मीटर पर सेकेंड, और 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ले आए तो हमारी वो जो है सुपरसोनिक जेट प्लेन होगा। लेकिन आपकी साउंड इतनी तेज सुनाई पड़ेगी, कोई रॉकेट निकलता है सामने से, तो जो हम डॉपलर इफेक्ट समझना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। यानी कि डॉपलर इफेक्ट की पहली लिमिटेशन है कि मतलब सोर्स की और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी हमेशा लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड होनी चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि लाउडनेस बढ़ने से हम साउंड में फ्रीक्वेंसी का अंतर देख नहीं पाएंगे, और जो आपकी सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड होती है, जो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा तेज चलते हैं, उनके लिए बेटा हमेशा साउंड लाउड हो जाती है, बेटा लाउडनेस बढ़ जाती है। बच्चों नीचे वाले केसेस आपके क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये मिश्रा सर है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं और एक ट्रेन हमारी आ रही है, तो लिखा है व्हेन ट्रेन इज अप्रोचिंग। तो जब ट्रेन आएगी तो सोर्स हमारे पास आएगा, जब सोर्स हमारे पास आएगा तो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी v n डैश बराबर n v माइनस 0
अपॉन v माइनस वी एस, क्योंकि अब मिश्रा सर की वेलोसिटी तो 0 हो गई। यहां पे यानी कि आपके पास जो एन डैश होता है बेटा, ये हमारी यहां बढ़ जाएगी क्योंकि सोर्स हमारा हमारे पास आ रहा है, और फिर हमको क्रॉस करके अगर ये कार या ट्रेन निकल जाती है, तो ट्रेन अगर निकल रही है क्रॉस करके, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये जो ट्रेन है हमारी जब हमसे दूर जा रही है तो सोर्स दूर जा रहा है, रेस्ट हम पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों एक बार बता दीजिए कि क्या आपको दोनों फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई, रिसीडिंग वाली और अप्रोचिंग वाली? मतलब आने के समय और जाने के समय। तो पहले ट्रेन हमारे पास आ रही है तो हमारे और ट्रेन के बीच में डिस्टेंस घट रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फिर बाद में ट्रेन हमारी दूर जा रही है, हमारे और ट्रेन के बीच में फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। तो कुल मिला के दो केसेस हमारे दिमाग में हमेशा आ जाने चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो रेशियो निकालेंगे तो एन डैश अप्रोचिंग में, एन डैश रिसीडिंग में, ये कट जाएगा, v प्लस वी एस बचेगा, v माइनस वी एस बचेगा। रिमेंबर वन थिंग, यहां पे जो प्लस का साइन है ना, ये बताता है कि जब आपकी ऊपर का साइन प्लस होगा तो ये वैल्यू ज्यादा हो, यानी अप्रोचिंग वाली जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी वाली। चलो बेटा आगे बढ़ जाओ। जैसे हमने कहा कि क्रॉसिंग का अगला कॉन्सेप्ट है, क्रॉसिंग का अगला कॉन्सेप्ट है आपका है बेटा कि मान लीजिए ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री में हम लोग कार से आ रहे हैं, और ये कार का ड्राइवर जो है ये फैक्ट्री के पास जा रहा है, फैक्ट्री का सायरन बज रहा है। बताओ कार का ड्राइवर फैक्ट्री के पास जाएगा तो तेज आवाज सुनाई पड़ेगी या धीरे, इतना बता दो। तेज। तेज। अब तेज का मतलब है दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही है, और ऑब्जर्वर जो है वो कार में बैठा है, और फैक्ट्री जो हमारी सोर्स है वो हमारी रेस्ट पे है। तो हमने देखो ये चेंज कर दिया, और ये याद रखना जो ये माइनस आ जाता है, माइनस वीओ, ये इसलिए आ जाता है कि ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ साउंड की, और ये डायरेक्शन है हमारे ऑब्जर्वर की घूमने की, चलने की। मुझे लगता है ये बात पक्का क्लियर हो गई। और इसी तरह से हम जब बात करें कि कार हमारी निकल के चली गई, जब कार हमारी निकल के चली जाएगी बेटा, तो याद रखिएगा जब कार हमारी पास करके चली जाएगी तो ऐसे केस में कार इधर जा रही है, और हमारी जो साउंड की वेलोसिटी है वो सोर्स से ऑब्जर्वर है वो भी इधर जा रही है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वीएस जो है वो हमारा सेम रहेगा, लेकिन वीएस 0 हो जाएगा, वीओ सेम रहेगा। तो देखिए वीओ और देखिए वीएस, हो गया बच्चों? दोनों को डिवाइड करो, तो यहां भी प्लस आया और यहां भी प्लस आया, माइनस आया, यानी कि यहां भी डिवाइड किया तो अप्रोचिंग में और रिसीडिंग में तब भी बीच में प्लस आ गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्रॉसिंग का कोई भी सवाल आए, क्रॉसिंग का कोई भी सवाल आए, मतलब आपको ये कह दे कि ये फैक्ट्री है और यहां कार जा रही है और जाएगी और क्रॉस करके चली जाएगी, तो आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी अप्रोच करते समय, फ्रीक्वेंसी आते समय, फ्रीक्वेंसी हमारी दूर जाते समय, रिसीड करते समय, तो आते समय फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी, तो v प्लस वी कार कर दो, और जाते समय घटेगी तो v माइनस वी कार कर दो। बस इतनी सी बात याद कर। अच्छा सर ऐसा करते हैं, प्लेटफॉर्म वाला केस ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म वाला केस ले लेते हैं। प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, ट्रेन आई है, तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं, तो ट्रेन सोर्स है, ये हम लोग खड़े हुए हैं, तो ऑब्जर्वर हमारा जो है वो रेस्ट पर है,
ट्रेन हमारी इधर आ रही है, तो इस समय फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी, पहली बात तो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो पक्का मान के चलिएगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी v माइनस बी, क्योंकि ये है हमारी साउंड की वेलोसिटी और यही वेलोसिटी है सोर्स की, तो ये घट जाने से ये वैल्यू बढ़ जाती है। और बात करेंगे अगर यहां ट्रेन क्रॉस करके चली जाए, तो ट्रेन जैसे निकल जाएगी क्रॉस करके, समझ लीजिए ट्रेन सोर्स की वेलोसिटी इधर और सोर्स से ऑब्जर्वर इधर, यानी कि ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस समय हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिसीडिंग करते समय, दूर जाते समय, ये बेटा डॉपलर इफेक्ट में v माइनस vo और v प्लस vs, और यहां आ जाएगा n। n क्या है? आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। डिवाइड कर दीजिए तब भी अंतर नहीं आएगा। तो मेरा कहना आपसे यह है कि मैंने जो आपको डॉपलर इफेक्ट बच्चों बता दिया है, ये मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट का 90% पार्ट बता दिया है। केवल एक पार्ट नहीं बताया है, ट्रांसवर्स वाला, कि जो काफी दूर, और रोटेशन वाला। रोटेशन वाला कभी सवाल आज तक 34 साल में नहीं आया, ट्रांसवर्स वाला जरूर आया है। तो ट्रांसवर्स वाला सवाल हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में करा के आपको इसके सारे क्वेश्चन कर देंगे। तब तक आपके पास टाइम है, संडे को सभी बच्चे, टाइम है आपके पास संडे को सारे बच्चे पेपर देने के बाद कम से कम एक काम कर लीजिए, जब आपका कोर्स इसमें चल रहा है साउंड की यूनिट में, तो थोड़े बहुत डाउट इकट्ठे कर लो। तो आप लोग मंडे को मेरी क्लास होगी बेटा, और मंडे तक आप अपने डाउट हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप करके, ताकि हम लोग बेटा उसको अच्छे से बेटा बता पाए। बच्चों क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो मैं Yes, sir. आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर दिन, हर सब जैसे टाइम मिलता है, 1-1 घंटे की क्लास लगा के जैसे भी होता है क्लास, हम आपकी बेटा छोड़ नहीं रहे। ठीक है बच्चों? और मिशन क्या है इस समय? हमारा मिशन है इस समय डॉपलर इफेक्ट और स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव की हमारी डाउट सेशन हो जाएगा मंडे को। तो ट्यूसडे को पढ़ेंगे हम लोग बेटा सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों? ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, और कोई बात हो, कुछ कहना हो बताइए, कोई सजेशन हो बता दीजिए बच्चों, कोई सजेशन हो, कोई बताना चाहते हो आप, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, बताइए जल्दी से बच्चों, बताइए, बोलिए बच्चों, कुछ कहना चाहते हैं? नो? फाइका, प्रिया बताओ, प्रियमदा? नो? चलो चलो बेटा, बाय बाय बेटा। उत्कर्ष कुछ कहना है? अमित? No, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ठीक है बेटा, बाय।